नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 6 का पार्ट ए का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए विदिशा, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी मिथिला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथिला। वैदिक काल में जो थी गार्गी, मैत्रेयी और कपिला, विदुषी, इन सभी का घर कहाँ था? तो मिथिला था। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी प्रसेनजीत, डी अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जीवन में जैन धर्म को अपनाया। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के बर्तनों, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लोहार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहार। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। इस प्रकार किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया? तो वह था लोहार। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गृहपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया? ऑप्शन नंबर ए गृहपति अनाथपिंडिक, बी गृहपति मुंडक, सी गृहपति साकेत, डी गृहपति विश्वनाथ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बौद्ध काल में गृहपति होता क्या था? तो गृहपति वे होते थे जो ज़्यादातर भूमि का हिस्सा लिए हुए थे, अर्थात जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। तो यहाँ जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया, वह कौन सा गृहपति है? तो वह गृहपति अनाथपिंडिक। गृहपति अनाथपिंडिक ने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा और बाद में महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। प्रश्न संख्या 5, अक्काद के शासक सारगन 2350 बीसी के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन नंबर ए फारस की खाड़ी स्थित बहरीन, बी मकरान का तट, सी प्राचीन मिस्र की सभ्यता, डी भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र। मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? ऑप्शन नंबर ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य था यह सबसे लंबे समय तक चला। कब से कब तक? 755 से लेकर के 975 ईस्वी तक। और इसकी क्या भाषा थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की मूल भाषा क्या थी? तो वह थी कन्नड़ भाषा और यह कन्नड़ मूल से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 7, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन से असंबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे और अमीर खुसरो को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही संरक्षण दिया। और अलाउद्दीन का था ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन का एक दरबारी कवि था और अमीर खुसरो के ही तूती-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी की। ऑप्शन नंबर ए बलबन, बी बहलोल लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाकर उसका किलेबंदी किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 9, जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे
और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में, किसके बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी लॉर्ड मेकाले, सी रजनी पामदत्त, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में, जो कि जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। प्रश्न संख्या 10, भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए आनंद पाल, बी भीमदेव, सी भीम द्वितीय, डी पृथ्वीराज चौहान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पहली बार पराजित किया था भारत में। प्रश्न संख्या 11, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए आयरकूट, बी फ्रैंको कैरो, सी डुप्ले, डी गोडेहू, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो वह था डुप्ले। प्रश्न संख्या 12, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता से पटना, बी कलकत्ता से लखनऊ, सी कलकत्ता से कानपुर, डी कलकत्ता से आगरा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता से आगरा। सबसे पहली बार विद्युत तार सेवा कब लाया गया? तो यह लाया गया था 1852 में। कब लाया गया था? तो 1852 में। उस समय कौन था गवर्नर? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। तो 1852 में डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया था और इसी तार सेवा के संबंध में 1857 के विद्रोह के समय एक विद्रोही ने मरते हुए कहा था जो कि तार ने हमारा गला घोट दिया। प्रश्न संख्या 14, किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लीटन, सी लॉर्ड जॉन लॉरेंस, डी लॉर्ड रिपन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न संख्या 15, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सलीमुल्लाह, सी आगा खां, डी चौधरी रहमत अली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और कब किया गया था? तो उसका याद रखिएगा 1906 में। 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खान ने दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी अल्फ्रेड वेब, डी हेनरी कॉटन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूल ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? तो 1888 में। कब की थी अध्यक्षता? तो 1888 में। कहाँ पर? तो इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 17, सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, डी लाहौर, सी लाहौर, डी तलवंडी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तलवंडी। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो वह था तलवंडी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। कब? तो 1469 में तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब? 1469 में। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। घटना दिया गया पहला मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस, 2 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, 3 मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, 4 है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, 5वां दिया गया क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, 6ठा है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन।
कूट दिया गया है। ए 1 2 3 4 5 6, बी 5 1 2 3 4 6, सी 2 1 3 5 4 6, डी 1 2 5 4 3 6। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2 1 3 5 4 6। क्यों होगा 2 1 3 5 4 6? आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस कब हुआ, कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था दिसंबर 1939 में। दूसरा बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो इसका भी हुआ था 22 जून 1939 में। तीसरा बात करें मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प के बारे में, यह हुआ था 1940 में। इसके बाद करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में। मार्च 1942 में। अगर बात करें कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, तो यह हुआ था 1946 में। तो मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस दिसंबर 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 22 जून 1939 को। तीसरा है मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, तो यह हुआ था 1940 में। चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, तो यह हुआ था अगस्त 1942 में। पांचवा है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, तो यह हुआ था मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तो 1946 में। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? तो 2 1 3 5 4 6। प्रश्न संख्या 19, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जागृति, बी तत्वबोधिनी, सी भारत भाग्य विधाता, डी राष्ट्रगान। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत भाग्य विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखित गीत है जनगण मन अधिनायक जय है, यह जो सर्वप्रथम इसे जनवरी 1912 में प्रकाशित किया गया था, किस नाम से? तो भारत भाग्य विधाता के नाम से। प्रश्न संख्या 20, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बी आत्माराम पांडुरंग, सी गोपाल बाबा, डी ज्योतिबा फुले। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह थे ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या 21, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए WC बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1915 के बम्बई अधिवेशन में, बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, सी 1914 के मद्रास अधिवेशन में, डी 1919 के अमृत अधिवेशन में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न संख्या 23, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, बी चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, सी समुद्रगुप्त की सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य,
डी गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा मिक्स क्रम की विषय वस्तु है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय, बी, मोतीलाल नेहरू, सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डी, महात्मा गांधी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक शामिल नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में कौन शामिल नहीं थे? तो वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। लेकिन इस कांग्रेस की जांच की कमेटी में कौन कौन शामिल थे? तो मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी तो शामिल थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 25, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, डी, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 26, ब्रिटिश भारत में वायसराय केनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किस समूह के लिए किया? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश अधिकारियों के समूह के लिए, बी, नरमपंथी भारतीय नेताओं के लिए, सी, गोरखा एवं पंजाब के सैनिकों के लिए, डी, भारतीय रजवाड़ों के लिए। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रजवाड़ों के लिए वायसराय केनिंग ने भारतीय रजवाड़ों के समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 27, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी, फ्रांस, सी, सोवियत संघ, डी, सर्बिया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने भारत लेकर आई। प्रश्न संख्या 28, 1809 ईस्वी में प्रकाशित 71 वादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, राजा राम मोहन राय, डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। 1809 ईस्वी में प्रकाशित 71 वादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? किस पुस्तक के? तो 71 वादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 29, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना 1838 में हुई, बी, इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, सी, उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना, डी, इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की थी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यह एक से अधिक आंसर सही है। ए, बी और सी ये तीनों कथन सही है इसके संबंध में। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में कौन कौन से कथन सही है? तो पहला सही है, क्योंकि इसके जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1838 में। दूसरा कौन सा सही है? इसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। या तीसरा कौन सही? उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता चुना। किसने? तो वह जमींदारी एसोसिएशन ने। प्रश्न संख्या 30, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, बी, स्वदेशी आंदोलन,
सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी सबने अवज्ञा आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में दिया गया। किस आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना दिया गया? तो वह सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कब? तो 4 मई 1930। 4 मई 1930। प्रश्न संख्या 31, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? कथन क्या है? आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, बिपिन चंद्रपाल, सी, लाला लाजपत राय, डी, भगत सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था जो कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। प्रश्न संख्या 32, सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में, बी, इंग्लैंड, सी, काला पानी, डी, पटना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना किए थे। प्रश्न संख्या 33, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान के असंगत जोड़ों का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, बी, बिहार विद्यापीठ पटना, सी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, डी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो यह जो है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, यह गलत है। यह कहाँ पे स्थापना किया गया था? यह किया गया था अलीगढ़ में। कहाँ पर? तो यह अलीगढ़ में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित जो शैक्षणिक संस्थान और इसका स्थान जो है, जो शैक्षणिक संस्थान था उसका स्थान का असंगत जोड़े का चयन करना था। तो यहाँ गलत एक क्यों है? क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ स्थापित किया गया था? अलीगढ़ में। बिहार विद्यापीठ पटना ये सही है, काशी विद्यापीठ वाराणसी सही है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ये भी सही था। प्रश्न संख्या 34, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है अर्थात सही है? कथन 1 दिया गया है, 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की। बी, शिष्टमंडल में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। सी, शिष्टमंडल को भारत में दमन के लिए उपाय सुझाने थे। डी, इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ एक से अधिक कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है? तो ए, बी और डी। सी गलत है लेकिन ए, बी, डी सही है। देखिए कौन कौन से कथन सही है। तो पहला, कैबिनेट मिशन के संबंध में बताना है जो कौन कौन। पहला ए, बी सही है और डी सही है। पहला कथन क्या सही है? तो 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा की कैबिनेट मिशन के माध्यम से। दूसरा, कथन नंबर 2 कौन सा सही है? तो शिष्टमंडल में अर्थात कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। और चौथा ऑप्शन नंबर डी भी सही है, कथन डी, इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था। किसका काम था? तो क्रिप्स मिशन का। प्रश्न संख्या 35, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1947 तक, बी, 15 अगस्त 1946, सी, 30 जनवरी 1948, डी, 30 जून 1948, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को सत्ता सौंपना था 30 जून 1948 तक।
प्रश्न संख्या 36, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी हेक्टर मुनरो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, जो कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वनचर रहते हैं। प्रश्न संख्या 37, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान कीजिए। कथन दिया गया है ए 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ, बी आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया, सी आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा, डी वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही कथन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से सभी जो है यहाँ पर सभी कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। तो सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में, बारदोली सत्याग्रह के संबंध में यहाँ जितने भी दिए गए ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है। पहला कथन कौन सा सही है? तो 1928 में स्थानीय स्वशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण बारदोली सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा सही है, जो कि आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया। तीसरा क्या सही है? तो बारदोली सत्याग्रह के संबंध में बारदोली आंदोलन जो हुआ था, आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा। और चौथा भी सही है, अर्थात डी सही है कथन, वल्लभ भाई को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इस प्रकार यहाँ सभी कथन सही था। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन नंबर ए प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से, बी बुजुर्ग महिलाओं की शिक्षा से, सी देशी रियासतों के राजकुमारों की शिक्षा से, डी जजों की ट्रेनिंग से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासन में नई अधिकारियों के प्रशिक्षण से। वर्ष 1800 में जो स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना का संबंध किससे था? तो उसका स्थापना का संबंध था प्रशासन में नई अधिकारियों के प्रशिक्षण से। प्रश्न संख्या 39, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, बी 1863 में ईस्वी में, सी 1943 ईस्वी में, डी 1954 ईस्वी में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 41, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अज्ञर ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी श्री कृष्ण सिंह ने, डी अशोक वाजपेयी ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। प्रश्न संख्या 42, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1947 को, बी 22 मार्च 1912 को, सी 1 नवंबर 2000 को, डी 2 मई 1912 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 28, बी 25, सी 53, डी 55, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के 28 गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया। कितना? तो 28 क्रांतिकारी को। प्रश्न संख्या 44, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए कटिहार के कोढ़ा में, बी सुपौल के डगमारा में, सी अररिया के रानीगंज में,
डी गया के वजीरगंज में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार के कोढ़ा में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 45, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, बी भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, सी वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, डी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 46, बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर क्या हो गया जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 11.3%, बी 12%, सी 13.5%, डी 15.2%, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15.2%। वर्तमान में शहरीकरण की दर बिहार में 11.3% है, जो बढ़कर 15.2% हो जाएगी। प्रश्न संख्या 47, अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समावेष्टि में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रैगनर फ्रिश, डी रॉबिन्सन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया। किसने? रैगनर फ्रिश ने। रैगनर फ्रिश रहने वाले कहाँ के हैं? तो यह थे नॉर्वे के। प्रश्न संख्या 48, प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रैगनर फ्रिश, डी रॉबिन्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। प्रसिद्ध जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक कौन है? तो वह है एडम स्मिथ। कब लिखा था एडम स्मिथ? तो 1776 में। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन नहीं है? उत्पादन के साधन कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भूमि, बी श्रम, सी मुद्रा, डी पूंजी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। मुद्रा जो है उत्पादन के साधन नहीं है। तो उत्पादन के यहाँ साधन कौन कौन से हैं? तो भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के साधन है, लेकिन मुद्रा उत्पादन के साधन नहीं है। उत्पादन के साधन कहते किसको हैं? अगर इसकी बात करें तो किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता में वृद्धि या सृजन में जो शामिल होता है उसे उत्पादन का साधन कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर ए रुई तथा शक्कर उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी जूट तथा रुई उद्योग, डी कागज एवं लोहा उद्योग, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट तथा रुई उद्योग जो है विभाजन के कारण भारत का रुई तथा जूट उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रश्न संख्या 51, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2012 को, बी 1 जनवरी 2013 को, सी 1 जनवरी 2014 को, डी 1 जनवरी 2015 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। आप लोगों को बताना है जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया था? ऑप्शन नंबर ए लाभांश, बी भविष्य निधि, सी विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, डी शेयर तथा डिवेंचर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेयर तथा डिवेंचर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल किस किस को किया जाता है? तो लाभांश को, भविष्य निधि को, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय को शामिल किया जाता है, लेकिन शेयर तथा डिवेंचर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है।
प्रश्न संख्या 53, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला ए दिया गया है, कार्यपालक और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपाल का विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, यह बताना था। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कार्यपाल का विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्या है मुख्य लाभ? तो कार्यपाल का विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। प्रश्न संख्या 54, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, 35वां संविधान संशोधन। बी, 36वां संविधान संशोधन। सी, 37वां संविधान संशोधन। डी, 38वां संविधान संशोधन। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर यहाँ बात करें सिक्किम राज्य के संबंध में, तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने से पहले इसे संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। तो संघ राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 35वां जो हुआ था संविधान संशोधन 1974 में, 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को सबसे पहले संघ राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, किस माध्यम से? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से क्या दिया गया था? तो संघ राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार आज के वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।